राम राम। आप सभी का स्वागत है सनराइज शिक्षा समूह हिंदी व्याकरण भाग 5 में। हम लोग बात कर रहे थे वर्ण के बारे में। हमारा वर्ण तत्व वर्ण भाग चल रहा था। वर्ण किसे कहते हैं? हमारे विचारों को दूसरों के साथ साझा करना, आदान प्रदान करना, लेन देन करना, दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना, दूसरों के लिए प्रेषित करना, अपने विचारों को अपने श्रीमुख से बाहर निकालना, दूसरों के समक्ष रखना, वर्ण कहलाते हैं। ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई थी। बात चल रही थी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक नंबर पे लिया था स्वर, ये पिछली कक्षा में हमने जाना था 11, और 2 होते हैं अंग और अयोग वा के रूप में, ये हमने पढ़ा था। अंग के ऊपर अनुस्वार लगता है और के पीछे विसर्ग लगता है, ये बात हमने जानी थी। अब वर्ण का दूसरा भाग हमने पढ़ा था व्यंजन। व्यंजन होते थे 33। अब इनके बारे में भी, व्यंजन को भी हमने विस्तार रूप दिया था, व्यंजन के बारे में भी चर्चा की थी। व्यंजन 33 होते हैं और व्यंजनों को अलग अलग किस प्रकार से अलग अलग वर्ण को, व्यंजन के अलग अलग वर्ण को लिख करके उनके बारे में चर्चा की थी। किस वर्ण को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस वर्ण को कहां लिखा जाता है, कैसा वर्ग किसे कहते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं, ऊष्म कौन से होते हैं, संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, इनके बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की थी। अब इनके बाद में व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। व्यंजनों का वर्गीकरण हमने अलग अलग किया था और अलग अलग रूप से ताड़न जात उनके बारे में बताया था। ताड़न जात था उच्चारण के आधार पे। उच्चारण का मतलब होता है बोलना। उच्चारण के आधार पे हमने वर्गीकरण किया था। आज हम बात करेंगे व्यंजन का एक छोटा सा भाग बचा हुआ, उच्चारण स्थान के आधार पर। उसके बाद में हिंदी के अन्य वर्णों की बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों को 10 भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। अब 10 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। एक छोटा सा प्रयास मानव का चित्र बना करके मैं आपको उच्चारण स्थान के आधार पे अलग अलग भागों को, ये इसलिए बनाया गया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मनुष्य के इस साइड में मानव हृदय होता है। हृदय में क्या होते हैं? विचार होते हैं। हृदय में मनुष्य अपने विचारों को रखता है। मनुष्य के विचार होते हैं। अब विचारों को बाहर निकालने के लिए इनको अपने शरीर के किन किन हिस्सों से होकर के गुजरना पड़ेगा। वो हिस्से जो गुजरने के स्थान पे आएंगे उनको उच्चारण स्थान के आधार पे माना जाएगा। अब किस प्रकार से मैं आपको बता दूं, सीरियल वाइज जिस प्रकार 10 है, 10 में से 5 तो मैं इस प्रकार से आपको वर्गीकरण के आधार पे बता दूंगा। ये वर्गीकरण के आधार पे चल रहा है, लेकिन इसमें स्थान दिया गया है। हमारे शरीर के किस स्थान से कौन सा वर्ण निकलता है, उनको अलग अलग जगह स्थान दिया गया है। उन जगह स्थान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मनुष्य का यहां आता है कंठ, यहां आता है कंठ, यह है कंठ। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऊपरी भाग पर। मनुष्य के सबसे पहले बाहर की साइड में होते हैं ओष्ठ, जिसको बोलते हैं होठ, ओष्ठ। और ओष्ठ के बाद में यहां होते हैं मनुष्य के दांत, तो इनको बोलते हैं दंत, इनको बोलते हैं दंत। अब इनके बाद में मनुष्य के यहां मसूड़े, मुर्दा के रूप में मसूड़े होते हैं दांतों के जस्ट ऊपरी साइड में, जिनको बोलते हैं मुर्दा या मसूड़े। मुर्दा या मसूड़े, मुर्दा या मसूड़े का नाम दिया गया इनको। और उनके बाद में यहां मसूड़ों के तुरंत बाद में हमारा शुरू हो जाता है तालु, जिनको तालवा बोलते हैं, तालु, जिन्हें तालु का नाम दिया गया है, वो इनके तुरंत बाद में होता है तालु। तालु के बाद में हम लोग जाते हैं तो आगे एक बड़ा सा मतलब होता है, मुंह में एक घंटी की तरह लगा हुआ होता है, जिनको बोलते हैं हम लोग काकल, जिनका नाम दिया गया है काकल। अब काकल के बाद में हमारे शरीर में सीधे हम कंठ की ओर पहुंच जाते हैं और उनके बीच में एक होती है जीवा, जिसे कहते हैं जीभ, जो हमारे शरीर के अंदर तक, मुंह से लेकर के अंदर तक होती है, जिन्हें कहते हैं जीवा या जीभ, रसना संस्कृत में कहते हैं। अब देखिए, अब इनकी विचारधारा क्या है, अब इनको किस प्रकार से हम लोग समझेंगे, इनका उच्चारण स्थान किस प्रकार से माना गया है। अब इनको उच्चारण स्थान के आधार पे आपको एक छोटे से तथ्य के रूप में बताऊंगा। जिस प्रकार स्थान का मतलब होता है जगह,
जिस प्रकार एक मनुष्य अपनी जगह के नाम से जाना जाता है, आप कहीं बाहर नौकरी करने के लिए जाओगे, आप गांव को छोड़ करके कहीं बाहर जाओगे तो अपनी जगह से आपकी पहचान होगी। जिस प्रकार कोई आदमी बाहर नौकरी करता है, उनकी पहचान बनती है कि ये क्या है, राजस्थान का होता है, तब उन्हें लोग कहते हैं ये तो राजस्थानी है। और कहीं भारत का निवासी कहीं दूसरे विदेश में नौकरी के लिए जाएगा, उस समय उनको कहते हैं ये भारतीय है, ये गुजराती है, ये पंजाबी है। अलग अलग स्थानों के आधार पे उनका नाम जोड़ा गया है। उसी प्रकार इन नामों के, इन स्थानों के आधार पे इनका नाम जोड़ेंगे। जिस प्रकार ये राजस्थान का राजस्थानी बनाया, उसी प्रकार इनका नामोल्लेखन हम बदलेंगे। लोग कहते हैं ना, दंत का दंतीय कैसे होता है, ये इसी प्रकार से होता है। ये बात मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहूंगा। जैसे कि मनुष्य के शरीर में विचार होते हैं, सबसे पहले मनुष्य के विचार कंठ की ओर जाते हैं। अब इन दो चीजों को हम लोग छोड़ेंगे। छोड़ने का कारण भी बता दूं, क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि जीवा होती हैं, वो हमारे मुख के अंदर इन वर्णों को बाहर निकालने से कभी रोकती है, कभी हवा का इंप्रेशन बढ़ाती हैं, कभी वर्णों को आसानी से बाहर निकलने देती हैं, कभी शरीर के मुंह के किसी हिस्से के मतलब टच करती हैं, स्पर्श करती हैं। तो जीवा का कोई भाग नहीं होता है जहां टच होता है, जहां स्पर्श होता है, उन भागों का जिक्र होता है। जीवा का जिक्र नहीं किया जाता है, इसलिए जीवा का जिक्र नहीं करेंगे। काकल का क्या मतलब है? मैंने आपको केवल संकेत दिया कि भाई तालु के बाद में काकल होता है, लेकिन काकल का भी कोई इसमें परिणाम नहीं निकलता है। काकल के कभी कोई वर्ण निकलते समय टच होकर के नहीं निकलता है, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं 1 नंबर कंठ। कंठ के बाद में तालु की ओर दूसरा हमारा भाग आ जाता है। कंठ के बाद में सीधे सीधे विचार कहां जाते हैं? तालु में। तालु में जाने के बाद में आगे हमारे मुर्दा, दांतों के ऊपर मुर्दा से टच करते हैं, जिन्हें मसूड़े या मुर्दा कहा जाता है। तो इनका अलग अलग नाम, कंठ को कंठीय कहेंगे, तालु को तालवीय कहेंगे, मुर्दा को मूर्धनीय कहेंगे। अब इनके बाद में चौथा भाग जो किनको टच करता है? अपने दंत को, दंतीय, दांतों को टच करता है, इनको कहते हैं दंतीय। अब इसके बाद में सीधा अपने विचार बाहर निकलने की स्थिति में आ जाते हैं। अपने ओष्ठ, जिनको कहते हैं ओष्ठीय, अपने होठों को टच करने लग जाते हैं, जिनको कहते हैं ओष्ठीय। तो इस प्रकार से यह ध्वनि के रूप में विचार बाहर निकल जाते हैं, और जिनको हम लोग बोलते हैं वर्ण। अब ध्वनि भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई, जो मैंने आपको पहले बताया था, जिनको केवल बोलकर प्रकट करते हैं, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। अब उसके बाद में जो लिखित रूप होता है, जो लिखते हैं, वह वर्ण कहलाता है, और लेखक रूप ही वर्ण कहलाता है। अब उनके अलग अलग रूप होते हैं, चाहे स्वर दे दो, चाहे व्यंजन दे दो। अब हम बात करेंगे इनके 5 स्थानों की, इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, और इनके आगे वाले 10 भागों को भी मैं बताऊंगा। 10 भागों में 5 से आगे वाले इनसे जोड़कर ही लिए गए हैं। इनमें डबल नाम जो दोनों जगहों से चलते हैं। अब बात करते हैं उनके बारे में विस्तार से। अब हम लोग पढ़ेंगे सारणी के रूप में किस प्रकार से, जैसे कि मैंने 5 का अलग अलग आपको बताया उच्चारण के आधार पर किस नाम से जाने जाते हैं। अब पढ़ेंगे एक सारणी के माध्यम से पूरे 10 अलग अलग उच्चारण स्थानों के नाम और किन किन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। सबसे 1 नंबर पे कर्म संख्या, फिर आएंगे वर्ण, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। उसके बाद में नाम, फिर आएंगे उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के बाद वर्ण। अब सबसे पहले हम लोग वर्ण लिखेंगे, उनसे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। सारणी कहते किसे? ये सारणी बनाई, सारणी किसे कहते हैं? सारणी का मतलब होता है रोल और क्रॉस में लिखे गए जिन सार्थक शब्दों के पूरे समूह को, पूरे प्रारूप को सारणी कहते हैं। ये बात अब आप लोगों को समझ में आ गई होती है। सारणी किसे कहते हैं?
रोल और क्रॉस में लिखे गए सार्थक समूहों के पूरे वर्णन को, पूरे प्रारूप को क्या कहते हैं? सारणी कहते हैं। अब क्रम संख्या 1 लगा करके उनसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्णों के बारे में। वर्ण कौन कौन से? सबसे पहले स्वर ए, आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। उसके बाद में 2 अयोग व अंग और एह, ये हो गया। फिर लिखते हैं के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, के चे टे ते पे। फिर बाद में आए गए अंतस्थ, ये, रे, ले, वे, है, सॉरी, से, है। फिर आएंगे संयुक्ताक्षर, से, त्रे, ये और श्रे। अब इन सभी का अलग अलग उच्चारण स्थान किस प्रकार से रखा जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा? हमने यहां बात की थी 1 नंबर पे वर्णों का नाम लिया था हमने कंठ के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? कंठ के बारे में। कंठ के बाद में सीधा हमारा स्वर जाता आगे तालव्य में। कहां जाता है? 2 नंबर पे तालव्य के रूप में। 2 नंबर पे तालव्य। हम लोगों को इस प्रकार से सारणी याद करनी पड़ेगी, तालव्य। अब 3 नंबर पे तालव्य से आगे हम कहां पहुंचे थे? तालव्य से आगे गए थे हम लोग, तालव्य में पहुंचने के तुरंत बाद में आगे क्या आते हैं? धातुन से ऊपर मूर्धन्य, मुर्दा। इसको हम तालु कहेंगे, नाम के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे तालव्य होगा। इनको कहेंगे मुर्दा पर गए। कहां गए? मुर्दा पर। मुर्दा के बाद में दंत। 4 नंबर पे कहां गए थे? दंत। और उनके बाद में 5 नंबर पे हम कहां पहुंचे थे? ओष्ठ के आधार। कहां पहुंचे थे? ओष्ठ के आधार में। अब इन वर्णों का अलग अलग उच्चारण स्थान करना है, तो जिस प्रकार मैंने भारतीय राजस्थानी बताया था उसी प्रकार कंठीय, और इनका हो जाएगा तालव्य, और इनका हो जाएगा मूर्धन्य, और इनका हो जाएगा दंतीय, और इनका हो जाएगा ओष्ठीय। अब हम बात करेंगे, आएंगे कौन कौन से। तो आपको इनमें से लेने का तरीका मैं बता दूं। इनमें से ए और आ, 1 नंबर पे यही है, ए और आ, और उनके साथ में इनमें से पहले क्या आएगा? के वर्ग। क्या आएगा? के वर्ग। अब यहां ले लिया ए, आ और के वर्ग, तब अयोगवा में से एक लेंगे अंग को, सॉरी अंग नहीं, विसर्ग को। इनमें से किसको लेंगे? विसर्ग को। किसको लेंगे? विसर्ग को। क्यों विसर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कंठ से बोला जाता है। विसर्ग है वो कंठ से बोला जाता है, और विसर्ग 2 बिंदी की वजह से इनमें क्या लेंगे? विसर्ग को। विसर्ग की मूल भाषा संस्कृत में सख्त आवश्यकता होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, और विसर्ग को ले लिया इसमें। इस प्रकार से पहला सारणी का प्रारूप हो गया हमारा तैयार। 1 नंबर पे लिया ए आ, फिर के वर्ग। अब दूसरे में आप अपने आप ले सकते हो, कहने की आवश्यकता नहीं। दूसरा इनके तुरंत बाद में क्या आता है? ई और ई। तो ले लिया ई और ई, ई और ई। अब ई और ई लेने के बाद में, ई और ई लेने के बाद में हम लोग लेंगे कौन सा वर्ग? चे वर्ग। कौन सा लेंगे? चे वर्ग। चे वर्ग।
अब चे वर्ग ले लिया, इसके बाद में एह ले लिया, तो ये ऊष्म वर्ण और ये वर्ण भी बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर इनको ले लिया तो हमें भी लिया जाए। तो एक ले लिया इसमें से, एक ले लिया इसमें से, साथ में क्या लेंगे, ये और से, ये और से। अब ये हो गया हमारे दूसरा प्रारूप तैयार। अब इसके बाद में 3 नंबर ते हैं तीसरे के बारे में। सबसे पहले ए सबसे पहले आते हैं, उसके बाद में कै वर्ग व्यंजन का सबसे पहला, और वापस ए योग में से विसर्ग ले लिया सबसे अंतिम। तो पहला तो हो जाता है कंठ के आधार पे, कंठीय के आधार पे पूर्ण। फिर दूसरे में ई बड़ा ई, ए आके तुरंत बाद में आने वाले स्वरों को हमने लिया। फिर कै वर्ग के तुरंत बाद में आने वाला चे वर्ग लिया, और उसके बाद में वापस एक ले लिया हमने अंतस्थ में से, एक ले लिया ऊष्म में से, दोनों में से एक एक ले लिया। क्यों? क्योंकि पहले कंठ के आधार पे दोनों नहीं चल रहे थे, तो तालु में इन दोनों में से एक एक को ले लिया। अब बात करते हैं तीसरे के बारे में। अब सीरियल वाइज चले तो तीसरा नियमों के मुताबिक कहता है ऊ नहीं आएगा, लेकिन अपने हिसाब से चले तो हमें ऊ लेना चाहिए, लेकिन हम ऊ नहीं लेंगे। ये भी आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, ये भी जो मन में शंका है, भ्रम है, दूर कर देता हूं कि ऊ क्यों नहीं लेंगे। मुर्दा का मतलब होता है दांतों का ऊपरी हिस्सा, जिनको बोलते हैं मसूड़े। जो मसूड़ों के माध्यम से आवाज बाहर, ध्वनि बाहर निकालते हैं, वो ऊ नहीं होते हैं, क्योंकि ऊ हमेशा ओष्ठ होठों से बोले जाते हैं। इसलिए ऊ को न लेकर के एक बार इनको छोड़ करके सीधा री के पास में चले जाते हैं। सीधा किसको लेंगे? री को। इसमें ले लिया री को। अब आप समझ गए होंगे री को क्यों लाए। इसमें ले लिया री को। फिर व्यंजन वर्ग में हम लोग चेंज नहीं करेंगे। चे वर्ग लिया था तो उसके तुरंत बाद वाला ते वर्ग ही लेंगे। तो इसमें आ जाएगा ते वर्ग। ते वर्ग लेने के बाद में वापस अंतस्थ और उष्म में से एक एक वर्ण हमें लेना है। रे और से को, एक ले लिया रे और दूसरा ले लिया से, षटकोण वाला। अब उसके बाद में आगे क्या करना है, आगे का चौथा बता रहा हमें दंत के बारे में, दांतों से बोले जाने वाले। तो दांतों से स्वरों में, हिंदी स्वरों में दांतों से कोई भी वर्ण नहीं बोला जाता। और संस्कृत में एक आपने पढ़ा होगा लरी, यह संस्कृत वर्ण है, इसको आप दंतीय कह सकते हो। दांतों के आधार पे बोला जाता है, दांतों की सहायता ली जाती है, हमारी रचना दांतों के टच करती है, स्पर्श करती है, इसीलिए इनको दंतीय भी कहा जाता है। तो लरी अगर लोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लोगे तो भी हमारी हिंदी में लरी का उपयोग नहीं होता है। ये संस्कृत वर्ण है, इनको नहीं लोगे तो भी कोई बात नहीं। तो स्वरों में से तो हमने ये लिया या नहीं लिया इनका कोई मतलब नहीं, लेकिन इनके बाद में ते वर्ग इसमें ले लिया तो आगे का तुरंत बाद वाला ते वर्ग इसमें ले लेंगे। तो ते वर्ग आ गया। ते वर्ग के बाद में आगे क्या बचता है? ले और से। तो ले और से ले लेंगे आगे, एक अंतस्थ का और एक ऊष्म का, दोनों ले लिए। आगे पांचवा, यहां तक तो हमने पढ़े थे, पांचवे तक ये नाम हमने निकाले थे, उनके आधार पर पढ़ रहे हैं। आगे के जो 5 है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक सारणी के माध्यम से, एक इंडेक्स के माध्यम से समझा रहा हूं। पांचवा क्या है? ओष्ठ, होठों के आधार पे। तो हमने लिया था री, और लरे का कोई उपयोग माना नहीं था। री के पहले वाले ऊ और बड़ा ऊ और बड़े ऊ को ले आएंगे वापस यहां, ऊ और बड़े ऊ को। ऊ और बड़े ऊ को लेने के बाद में वापस पे वर्ग बचता है, तो किसको लेंगे? पे वर्ग को। ये पे वर्ग आ गया, पे वर्ग आ गया। पे वर्ग के बाद में क्या वे और है को भी लेंगे? नहीं, वे और है को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, इनकी जगह दोनों की अलग अलग होती हैं। और यहां तक हो गए हमारे कंप्लीट। इनमें कोई अंतस्थ, कोई ऊष्म वर्ण नहीं आएगा, केवल 2 स्वर और एक व्यंजन का पे वर्ग ही आएगा। किसमें? ओष्ठ में। विशेष तौर से ध्यान रखोगे। उसके बाद में इनका क्या करेंगे? तो इनका भी मैं आपको बताऊंगा। ये संयुक्त वर्ण है, इनको संयुक्त रूप से लिखा जाता है। जैसे कि इनमें 2 व्यंजन और 1 स्वर, तीनों के माध्यम से ये लिखे जाते हैं, जिनकी वजह से इनका उचित स्थान होता है वो अलग होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर इनको भी बांटेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन बात करते हैं पीछे वर्ण कितने बचे।
यहां तक हो गए हमारे कंप्लीट, और एक आ गया अंग। इनको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। जो जो हमारे पास में से हमने लिए उनको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यहां तक हमारे हो गए कंप्लीट, और यहां भी हो गए पूर्ण। इन वर्गों को सभी को हमने ले लिया। उसके बाद में हमने लिए थे 3 इनमें से और 3 इनमें से, ये ले लिए। अब हमारे पास में इनको एक बार आप भूल जाओ, इनको छोड़ दो। बच्चे कितने, 2 ये 2 ये, 4 और 1 5, 6 और 7। इनको क्या करो, सीरियल वाइज उतार दो आप। किस प्रकार से, जैसे कि एक पहले लिखो 6 7 8 9 और 10। लिखने के बाद में करना क्या है, ए को सीधा उतार दिया, ए और ए। उसके बाद में क्या आता है, ओ और औ, तो वापस उतार दिया ओ और औ। फिर क्या करना, ओ औ के बाद में बचता है अंग। एक बार इसको छोड़ दो आप। फिर क्या करोगे, वे और है, लगातार लिखोगे वे और है, और सबसे अंत में क्या आएगा, अंग। इस प्रकार से आप करोगे। अब होता क्या, इनको उच्चारण के आधार पर कैसे पढ़ते हैं, तो उच्चारण के आधार पर पढ़ने के लिए हम ये करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर, इनको आपस में साझा करवाएंगे। इनको आपस में मिला करके बोलेंगे। ओ और औ को क्या कहते हैं, कंठ तालु। कंठ प्लस तालु बराबर क्या कहते हैं, कंठ तालवे। कंठ तालवे, कंठ तालवे, इनको कहते हैं कंठ तालवे। अब बात करेंगे इनको कंठ तालवे के बाद में आगे वे को क्या कहते हैं। अब बात करते हैं इनसे आगे वाला, ओ और औ किन के माध्यम से बोले जाएंगे। इस पे तो लिया था हमने पहला और दूसरा, मिलान किया था। अब करेंगे पहला और अंतिम। विशेष ध्यान रखोगे पहला और अंतिम, तो कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ तो हो जाएगा कंठोष्ठीय। कंठ प्लस ओष्ठ तो क्या होगा, कंठोष्ठीय। कंठोष्ठीय। तो ये होने के बाद में वापस आते हैं वे के पास में। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला और दूसरा 6 नंबर पे पहले और दूसरे का मिलान किया, 7 नंबर पे पहले और अंतिम का मिलान किया। अब क्या करोगे, अब करोगे अंतिम, अंतिम तक पहुंच गए, बीच में इसको किसको छोड़ा, बीच में किसी को नहीं। तो आपको करना क्या है, सॉरी अंतिम था ओष्ठ, तो बीच में किसको, मुर्दा को छोड़ा, दंत को छोड़ा, 2 को ही छोड़ा। तो हम करेंगे क्या, इस मुर्दा को तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे, इनको लाएंगे ही नहीं अपने पास में। और दंत को लेने के लिए क्या करेंगे, लास्ट और सेकंड लास्ट, मतलब अंतिम भाग और अंतिम से पहले वाला, पहला दूसरा, जिस प्रकार से पहले में लिया था और इसमें भी ऐसा ही करेंगे, लास्ट वाला और उनसे पहले वाला। तो क्या करेंगे, दंत ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ तो क्या होगा, दंतोष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ क्या होगा, दंतोष्ठ। एक बार आपको यह मैं दोहरान कर देता हूं। कहने का मतलब यह था कि 5 वर्ण तो हमने एक मानव चित्र बना करके हासिल कर लिए थे आराम से, किसी प्रकार की कोई हमें दुविधा प्राप्त नहीं हुई थी। इसमें बात क्या है, छठे को प्राप्त करने के लिए पहले और दूसरे को मिलाया, पहले और दूसरे का योग कराया, संयोग कराया, तो हमें प्राप्त हो गया छठा। अब छठा प्राप्त करने के बाद में प्राप्त करना हमें सातवां। सातवां प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले और अंतिम पांचवें का, अंतिम पांचवें का योग करवाएंगे। तो अंतिम पांचवें का योग करवाया तो पहला कंठ और अंतिम पांचवा ओष्ठ तो हो गया कंठोष्ठ। जिस प्रकार पहले और दूसरे का योग करवाया उसी प्रकार पांचवें और चौथे का योग कराएंगे वापस उल्टे सीरियल से, जिन्हें अवरोही क्रम, घटते क्रम में सीरियल कराएंगे। तो घटते क्रम में सीरियल करवाने से दंत और ओष्ठ वापस हो गया दंतोष्ठीय। तो इसी प्रकार से ये हो गए। अब है और अंग बचता है, इन दोनों के लिए क्या करेंगे, है को हमेशा स्वतंत्र बोला जाता है, इसलिए इनको कहते हैं संयंत्र। संयंत्र ये हमेशा खुद के ऊपर निर्भर रहता है हमेशा स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इसलिए इनको संयंत्र कहा जाता है। अब बचा अंग, जो हम नाक से बोलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं नासिकीय। क्या कहते हैं, नासिकीय या नासिक। अब देखो संयंत्र को क्या कहते हैं, अलिजीवा। क्या कहते हैं, अलिजीवा। अलिजीवा
नासिक को क्या कहते हैं? नासिकीय। क्या कहते हैं? नासिकीय। इस प्रकार से ये हमारी सारणी पूर्ण होती है और आपको ये सारणी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे वर्णों की गणना, वर्णों की संख्या, वर्णों के बारे में जानेंगे। ये सारे वर्ण विदेश से कितने आए, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, वह छोटा सा रूप करने के बाद में मैं आपको वर्णों के उच्चारण स्थान पर जो आधे वर्ण कैसे लिखे जाते हैं, वर्णों को शौर रहित करने के बात करेंगे। वर्णों के अन्य भागों के बारे में, हिंदी के जो अन्य वर्ण होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी के अन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, जो कल के वीडियो में हमने अधूरी बात छोड़ी थी और हमने बात की थी। वो तो था व्यंजन का पूरा रूप। व्यंजन हमारे पूर्ण होने के बाद में वर्ण के अन्य रूप, जिनमें स्वर भी है, व्यंजन भी है, सब है, लेकिन इनके अन्य रूपों में इनको क्यों गिना जाता है? तो सबसे पहला रूप आता है अयोगवा। किसका आता है? अयोगवा। ये आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी इनके बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि इनका विस्तार से पढ़ेंगे। इनके बारे में मैंने थोड़ा मतलब आपको परिचय दिया था, अंग और ए होते हैं ये बताया था, लेकिन इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। अंग और ए दो ही होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अयोगवा कितने? दो। कौन कौन से? अंग और ए। ये बात करने के लिए इनके बाद में इनका सूत्र क्या है, इनकी मात्रा किस प्रकार से लगी है, तो इनका सूत्र ये लगता है। इनका मतलब एस के आकार का, इनका मतलब क्या होता है? दो मात्रा वाले। क्या होता है? दो मात्रा वाले। इन सूत्र का मतलब होता है दो मात्रा। और इनका प्रयोग कहां कहां होता है, तो ये बात मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देता हूं कि इनका अंग और अयोगवा का प्रयोग कभी व्यंजन वर्ण के साथ में नहीं होता है। यह बात आप समझ गए होंगे। ये केवल 11 स्वरों के साथ में ही लगते हैं, केवल 11 स्वरों के साथ में ही लगते हैं। इनका व्यंजन वर्ण से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अयोगवा जो योग से वहन नहीं करते, जो जुड़ करके वहन नहीं करते, वह योग अयोगवा कहलाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था। अंग और ए दो होते हैं। एस इनका मात्रिक आकार होता है, दो मात्रा वाले हैं, 11 स्वरों के साथ में ये लगते हैं, इनके साथ में ये चलते हैं, वहन करते हैं, व्यंजनों के साथ में नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है संयुक्त वर्ण। ये भी आपने पढ़ा, लेकिन इनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिलना, झुंड, जो मिलकर के कार्य करते हैं वो संयुक्त कहलाते हैं। अब ये मैंने आपको बताया था, स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है, आसानी से बोल सकते हैं। वर्ण के तो ये लिखा, तो इनमें किसकी सहायता ली हमने? के प्लस ए की बराबर के। एक था व्यंजन और एक था स्वर, तो दो की सहायता लेकर के इस के का हमने निर्माण किया। तो इनमें तो एक स्वर और एक व्यंजन था। अब संयुक्त के बारे में जानिए। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण में दो होते हैं व्यंजन और एक होता है स्वर। किस प्रकार से मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देता हूं, जैसे कि शे, त्रे, गिये और श्रे, श्री गणेशाय नमः वाला श्रे। अब हम बात करते हैं इस से के बारे में। ये कैसे लिखा जाएगा? इस से को क्या कहते हैं? तो के प्लस से प्लस ए। व्यंजन, व्यंजन, स्वर, एक, दो और तीन वर्णों के योग से बने हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। तीन वर्णों के योग से बने। अब वर्ण तो तीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लेखनी में एक ही अक्षर लिखा जाएगा। यह भी इनकी मुख्य विशेषता है, ध्यान रखना। वर्णों के तीन भागों को अलग अलग रूप में मिलाया जाएगा, लेकिन वर्ण एक ही बनेगा। बात करते हैं त्रे की। ते, रे प्लस ए। ये की जे, अणे प्लस ए। अब ज्ञ का मुख्य उद्देश्य, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा था। आप पढ़ते हो ज्ञ, लेकिन ये सही होता क्या है? जे। इन्हें अपनी भाषा में ज्ञ कह सकते हैं।
लेकिन सही हिंदी भाषा में इनको जय पढ़ेंगे। आप किसी के सामने जाकर के बात करोगे, विज्ञान की किताब दीजिए, अब विज्ञान विज्ञान क्या होता है तो वह आपको समझ नहीं पाएगा और आप कहोगे विज्ञान की। लोक प्रचलन के अनुसार गे शब्द का प्रयोग करते हैं, बाकी हमारी शाब्दिक भाषा के अनुसार गे का प्रयोग करते हैं। बाकी सही इस वास्तविक अर्थ इसका होगा जय, इसे कभी गे नहीं पढ़ते हैं, गे होता है गलत। लेकिन अपने लोक प्रचलन के अनुसार आज सब जगह इसको गे के रूप में पढ़ने लगे, जिनकी वजह से पढ़ते हैं। श्रेय का क्या होता है, से प्लस रे प्लस ए, ये हो गए संयुक्ता वर्ण। अब संयुक्ता वर्ण 3 वर्णों के योग से बने हैं, 2 व्यंजन 1 स्वर, इसीलिए इनको संयुक्ता वर्ण कहते हैं। आगे बात करते हैं तीसरे रूप में ताड़न जात की। तीसरे रूप में ताड़न जात की, ताड़न जात भी आपने पढ़े हैं, ताड़न जात वर्ण क्या होते हैं और ताड़न जातों के बारे में भी आपने बात की। तो ताड़न जात वर्ण होते हैं 2, ये मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है। 2 कौन कौन से होते हैं, चे वर्ग का, सॉरी टे वर्ग का, तीसरा और चौथा। कौन सा, टे, ठे, डे और डे, फिर आता है अणे। तो इनको छोड़िए और इनको लीजिए। कौन से वर्ग का, टे वर्ग का तीसरा और चौथा, कितने हुए 2, डे और डे। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इनकी मुख्य विशेषताएं ये है कि इन ताड़नजात वर्णों से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। इनकी मुख्य विशेषता ये है। क्यों, क्योंकि ये वर्ण के बीच में तो लग सकते हैं, लेकिन किसी वर्ण की, किसी शब्द की शुरुआत करने के लिए इन ताड़नजात शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर ताड़नजात जैसे कि आप करोगे, लिखोगे डकार, डकार शब्द का प्रयोग किया तो इसमें ताड़नजात चिन्ह हमने नहीं लगाया। आप प्रयोग करोगे ढपली, इसमें हमने ताड़नजात का प्रयोग नहीं लगाया। तो कहने का मतलब है ताड़नजात वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है और इन्हें ताड़नजात कहता है। बात करते हैं चौथे के बारे में। चौथा क्या है, विकसित या अनुनासिक, विकसित या अनुनासिक स्वर। अनुनासिक या विकसित स्वर है जिसमें अनुनासिक या विकसित स्वर है, जिनको एक और नाम से भी जाना जाता है आगत। क्या नाम से जाना जाता है, आगत। अब ये सारे स्वर आगत ये है कितने, तो इनकी संख्या है 1। कौन सी, जो मैंने आपको बताया था आ का, जिसमें चंद्रबिंदु लगता है। इनसे शब्द का निर्माण भी होता है और ये लगते हैं, लेकिन उस शब्द के साथ में अंत में जुड़ते समय तो ये पूरा चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारी हिंदी भाषा में ही प्रचलन है, ये यहीं के बनाए हुए ये वर्ण है, जिनकी वजह से इनको आगत या विकसित कहा जाता है। इन्होंने हिंदी भाषा का विकास किया, हिंदी भाषा नहीं बना करके लिया, इसीलिए इनको आगत या विकसित कहा जाता है। संस्कृत भाषा में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदी भाषा के हमारे जो महापुरुष है जिन्होंने ही इनको बनाया। अब इनसे बनते क्या है, जैसे कि कॉलेज, तो इसमें कॉलेज में केवल अर्ध चंद्रबिंदु ही लगता है। बाकी लिखो डॉक्टर, ये अंग्रेजी वर्ण है, अंग्रेजी शब्द है, मानो तो अंग्रेजी शब्द है कॉलेज, डॉक्टर, लेकिन फिर भी इनको ऊपर जो लगती है, इनको हिंदी भाषा के माध्यम से ही पढ़ा जाता है, क्योंकि इन वर्णों को हिंदी में ही लिखा गया है, अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है। इनका शब्द का मतलब अर्थ होता है, वो अर्थ अनुसार निकलता है, लेकिन इनको हिंदी में ही पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ने के लिए इनके ऊपर अर्ध चंद्रबिंदु का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे 5वां जो है विदेशी वर्ण। विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण कितने होते हैं, विदेशी वर्ण होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, जो आपने पढ़ रखे हैं पहले से ही, के, खे, गे, जे और फे। अभी तक तो विदेशी नहीं है, अभी तक तो अपने हिंदी के है, लेकिन अब हो गए ये विदेशी। किस प्रकार से,
क्योंकि इनके पास में एक बिंदी लग गई। इस बिंदी को क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। और नुक्ता चिन्ह किसका है? ये किसके प्रतीक है? अरबी और फारसी भाषा के प्रतीक है। अरबी और फारसी भाषा विदेशी है। इन दोनों का नामोल्लेखन साथ में क्यों किया जाता है? क्योंकि इन दोनों का नामोल्लेखन इसलिए साथ में किया जाता है कि यह विदेशी भाषा, दोनों भाषाओं की लिपि एक ही है जो अरबी है। चाहे अरबी भाषा हो चाहे फारसी भाषा हो, दोनों भाषाओं की लिपि अरबी है, इसलिए इनको मतलब दोनों का एक साथ में नामोल्लेखन किया जाता है। और ये विदेशी वर्ण है और इनसे बिंदी हटाते ही ये हमारे वर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हिंदी के अन्य वर्ण है। अन्य वर्णों की चर्चा करने के बाद में इनकी कुल संख्या कितनी होती है? अब कुल वर्णों की संख्या की गणना करेंगे। वर्णों की संख्या की गणना करते हैं हम लोग पहले। तो हमारे स्वर कितने हुए? 11। फिर व्यंजनों की संख्या की गणना करते हैं। व्यंजन कितने थे? तो व्यंजन थे 33। व्यंजन थे 33। 33 और 11 कितने होते हैं? योग करते हैं तो योग कितना बनता है? बराबर 44। अब 44 योग बनने के बाद में स्वर 11 थे तो इनके साथ में ए योग भाग भी 2 थे, तो ए योग भाग को भी जोड़ेंगे तो कितने हुए? 11 और 2 13। अब 33, 13 और 33 कितने होते हैं? 44 और 2 और जोड़ लीजिए, बराबर में कितने हुए? 46। ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। इनके अलावा भी होते हैं। इनके अलावा क्या होते हैं तो वो देखिए आप। संयुक्त वर्ण कितने थे? संयुक्त वर्ण थे 4। 46 और 4 कितने होते हैं? 50। कितने हुए? 50। अब 50 वर्ण होने के बाद में 2 वर्ण और कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए, और वो है ताड़न जात। कौन से हैं? ताड़न जात। ताड़न जात कितने होते हैं? 2। अब कुल कितने हुए? 46। 11 और 33 44, 44 और 2 46, 46 और 4 50। अब 50 और 2 52। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। अब बात की जाए, कुल 52 वर्ण होते हैं। मूल भाषा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मूल भाषा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या विदेशी वर्णों के रूप में 4 ही गिने गए हैं। हमारी एनसीईआरटी में इनको 3 ही लिया गया है, लेकिन विदेशी वर्णों की संख्या 4 की गई है। तो 52 और 4 कितने होते हैं? 56। कितने होते हैं? 56। तो कुल मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी? मूल वर्णों की संख्या 56 मतलब 56 होगी। और हिंदी भाषा के अनुसार 52, स्वर 11, व्यंजन 33, योग 44। स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 44। ए योग कितने होते हैं? 2। संयुक्त वर्ण 4, ताड़न जात 2। कुल मूल वर्णों की संख्या विदेशी वर्ण 4, कुल मूल वर्णों की संख्या 56। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे वर्ण की मात्राओं की चर्चा। वर्ण की मात्रा, अब मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण की मात्राएं कितनी होती है, किस प्रकार से लगती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर की मात्राओं के बारे में। स्वर की मात्राएं होती हैं 11। कितनी होती हैं? 11। और दृश्य रूप से स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं? मुख्य बात है, विशेष तौर से ध्यान दोगे, दृश्य रूप से स्वर की मात्रा। दृश्य मात्रा, तो दृश्य मात्रा होती है 10। दृश्य मात्रा कितनी होती है? 10। क्यों? स्वर तो 11 होता है लेकिन मात्रा 10 ही क्यों होती है? तो इनका कारण यह है कि हम लोग पहले लिखेंगे इनको ए आ ई उ बड़ा उ, री ए आई ओ और औ। कुल कितने हुए? 11। अब 11 के मात्रा के संकेत कौन से है? संकेत की बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 10 कौन सी होती है। ए हमेशा उदासीन होता है, इनकी कोई मात्रा नहीं होती है। ए को क्या माना गया है? उदासीन। अब पता चल गया होगा इनसे आगे वाली 10 मात्राएं ही होती है। यह मात्रा इस प्रकार से, यह मात्रा इस प्रकार से, फिर बड़ी, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री की, फिर ए की, फिर आई की, ओ की, औ की। इस प्रकार से मात्राएं लिखी जाती है। अब वर्णों की गणना करनी है, वर्णों की गिनती, गिनती के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से
प्रश्न बनाने वाले आपको किसी प्रकार से मतलब उलझन में दुविधा में डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से आप लिखोगे के, मैं और ले, इनमें कुल कितने वर्णों की संख्या है गिनती के अनुसार बताइए। तो हमें गिनती के अनुसार बताना है, तो के प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले। अब एक बात बता दूं, वर्णों की गणना में मुख्य बात यह है, आप समझ रहे होंगे वर्णों की गणना करनी बिल्कुल आसान है, लेकिन आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इस चीज के बारे में पता नहीं था। आप ले के पीछे भी ए जोड़ लेते, लेकिन अंतिम वर्ण के बाद में कभी स्वर का योग नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखना। 1 2 3 4 और 5, कमल में कुल कितने हैं? 5। आपको जो पूछता वो ए बे से दे के अनुसार पूछ लेता, 1 4 5 और 6। तो आपका जवाब हमेशा सदैव 6 ही होता। मुझे निश्चित रूप से पता है, लेकिन होता कितना है? 5। तो इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। इस प्रकार से वर्णों की क्या होती है? गणना होती है। आज के बाद कभी भी वर्णों की गणना के बारे में बात की जाए तो वर्णों की गणना इस प्रकार से ही करनी है। अब बात करते हैं हम वर्णों को स्वर रहित किस प्रकार किया जाता है। व्यंजनों को स्वर रहित किस प्रकार करेंगे? व्यंजनों को अदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके क्या लिखेंगे हम लोग? नियम लिखेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत आनंद आने वाला है इन सारी बातों को जान करके। बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने ये तथ्य पेश कर रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा आप लोगों से मिलकर। वर्णों में व्यंजनों को स्वर रहित, व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम, स्वर रहित करने के नियम, उनके नियम लिखेंगे हम लोग। क्या नियम होते हैं? तो मैं आपका समय जाया नहीं करते हुए आपको बोल करके अपने सामंजस्य के माध्यम से समझा करके पूर्ण करूंगा। नोट, इसमें मुख्य बात यह होती है, एक आप महत्वपूर्ण बात, नियम लिखने से पहले महत्वपूर्ण बात जानिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यंजनों को स्वर रहित करना है, लेकिन दो व्यंजन ऐसे भी है जो व्यंजनों से ही बनते हैं, जो व्यंजनों से ही बनते हैं। वो व्यंजन है ताड़नजात, जिनका मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं। अब ताड़नजात दो कौन से है? एक है डे और एक है डे। डे आता पहले, डे आता बाद में, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब बात ये बनती है कि ये किस प्रकार से इनको व्यंजनों से रहित क्यों नहीं कर सकते, इनको स्वर से रहित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको जब हम पढ़ते हैं तब क्या पढ़ते हैं? अड्डे और अड्डे, अड्डे और अड्डे। क्यों? इसमें स्वर हमेशा पहले लगता है और व्यंजन बाद में, तो इनका हम तोड़ नहीं कर सकते हैं, इनको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरे सभी को निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरे सभी में स्वर का प्रयोग बाद में होता है। तो इन दो वर्णों को छोड़ करके, इन दो वर्णों को छोड़ करके सभी के बारे में बात करेंगे। इन दो वर्णों की बात मुख्य विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे। यह भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनको हम स्वर रहित नहीं कर सकते हैं? तो वे ताड़नजात है, दो है, अड्डे और अड्डे। इसका भी ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं नियम नंबर 1 के बारे में। पहला नियम कौन सा है? पहला नियम ये, मैं नियम लिखूंगा नहीं, उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन नियम बोलकर आपको जरूर सुनाऊंगा। नियम नंबर 1 वो क्या कहता है? खड़ी पाई वाले वर्ण। खड़ी पाई वाले वर्ण किस प्रकार से? जैसे कि मैंने आपको बताया शिरोरेखा और ये खड़ी पाई। खड़ी पाई को, खड़ी पाई से पहले पूर्ण होने वाले, खड़ी पाई से पहले पूर्ण होने वाले व्यंजन वर्ण। अब खड़ी पाई से पहले पूर्ण होने वाले कौन से? जैसे कि कै, तो कै क्या? खड़ी पाई को लांग करके क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है, तो कै को हम इसके रूप में नहीं मानेंगे। अब खड़ी पाई से पहले कौन से हो रहे हैं? लिखो खे, हमने लिखा खे, तो ये खड़ी पाई से पहले पूर्ण हो रहा है। आगे लिखा गे, फिर लिखा गे, आगे में खड़ी पाई आएगी नहीं, फिर लिखा चे। इस प्रकार से लिखोगे तो हमारे मतलब
कुल कितने होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये खड़ीपाई से पहले पूर्ण हो रहे हैं, ये रही खड़ीपाई और इनसे पहले ही अपना अस्तित्व खत्म कर रहे हैं, तो इनको मानते हैं खड़ीपाई वाले वर्ण। अब खड़ीपाई वाले वर्ण माना इनको, तो इनके बारे में बात ये करते हैं कि इनको व्यंजनों को स्वर से रहित करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इन सभी व्यंजनों को स्वर से रहित करने के लिए हमें केवल इस खड़ीपाई को हटाना होगा। क्या करना होगा? खड़ीपाई को हटाना होगा। किस प्रकार से? जैसे कि इसकी खड़ीपाई हटाने से आधा ख हो जाएगा, ये अब स्वर रहित है। ग में से ये हटाते ही ये स्वर रहित हो गया। इस ग में से खड़ीपाई हटानी, इस च में से खड़ीपाई हटानी, तो केवल खड़ीपाई हटा करके इन सभी वर्णों को हम स्वर रहित कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात ये करते हैं कि ये वर्ण होते कितने। तो इन वर्णों की संख्या होती है 22। आप ध्यान रखोगे कितनी होती है? 22। कौन कौन सी होती है वो आप लिख करके अभ्यास के माध्यम से समझ सकते हो। मेरे कहने का मतलब यह था कि खड़ीपाई से पहले पूर्ण होने वाले वर्णों की संख्या 22। इनको व्यंजनों को स्वर रहित करने का नियम केवल खड़ीपाई हटा करके। अब समझ में आ गया। उसके बाद में बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 क्या कहते हैं? अब बात चल रही थी खड़ीपाई से पहले खत्म होने वाले, और नियम नंबर 1 में नियम नंबर 2 कह रहा है ऐसे कितने वर्ण हैं जिसमें खड़ीपाई भी है और खड़ीपाई से बाहर भी निकल रहे हैं। वो तो खड़ीपाई से पहले पूर्ण हो रहे थे, ये खड़ीपाई से बाहर निकल रहे हैं। अगर बाहर निकल रहे हैं तो इनको आधा किस प्रकार से लिखा जाएगा, और ऐसे वर्ण है कितने? तो ऐसे वर्ण कितने हैं? केवल 2 वर्ण हैं। कौन से? क और फे। कितने? 2, क और फे। अब इनको आधा किस प्रकार से किया जाएगा? तो नोट, नियम ये कहता है कि इनको आधा करने के लिए हम खड़ीपाई को नहीं हटा सकते। क्यों? खड़ीपाई इनके मध्य में है, इसलिए खड़ीपाई को नहीं हटा सकते। तो खड़ीपाई से बाहर निकलने वाले हिस्से का आधा भाग क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। खड़ीपाई से बाहर निकलने वाले आधे भाग को हटा लेंगे। अब बात ये बनती है कि खड़ीपाई से बाहर निकलने वाले आधे भाग को हटा लेंगे, तो कहने का मतलब है कोई अक्षर लिखा जाएगा, मानो लिख दिया मुक्त, तो ये आधा भाग हमने यहां लिख दिया, तो आधा भाग किस में माना जाएगा? ते में। तो ते और फे कुल मिलाकर के वर्ण कितने हो गए? इसमें भी 3 वर्ण माने गए। क्यों माने गए? ते का ए और फे आधा है स्वर, फे आधा स्वर का ही है, तो इसमें भी 3 माने गए। तो ये पूरा क्या हो गया? संयुक्त वर्ण। क्या हो गया? संयुक्त वर्ण। तो इसे भी संयुक्त वर्ण ही कहते हैं। और वैसे संयुक्त वर्ण लिखा तो एक ही जाता है, लेकिन इसमें भी ये होने की वजह से इनके साथ में गिना जाएगा और इसे संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं। अब बात ये भी होती है जैसे कि कोई वर्ण समान रूप से है, मानो क की बात करें तो लिख दिया मैं क प्लस का मक्का। ये मुख्य और विशेष बात है, ध्यान रखना। जैसे कि इसमें भी ये डेड है, इसमें भी इनको माने तो एक ये पूरा और एक अधूरा, तो टोटल कितने हुए? 1 सही 1/2, मतलब 1 और आधा डेड वर्ण हुए। अब इनको क्या कहेंगे? संयुक्त ही कहेंगे? नहीं, इनको संयुक्त नहीं कहेंगे। क्यों? ये भी 1 और आधा पूरा था, ये भी आधा और 1 पूरा है, फिर संयुक्त क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इनको कहेंगे द्वितीय वर्ण। द्वितीय वर्ण क्यों कहेंगे? द्वितीय वर्ण इसलिए कहेंगे क्योंकि ये दोनों वर्ण समान रूप से हैं, समान ही हैं, ये भी क और ये भी क। अगर समान रूप के वर्ण हो तो उन्हें द्वितीय वर्ण कहते हैं, बाकी संयुक्त वर्ण होते हैं। अब ये बात समझ में आ गई होगी। इनको अधूरा करने के लिए क्या करना होगा? ये है कितने? 2। नियम नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात नंबर 3 की बात करते हैं। नियम नंबर 3 होता है, पहले हमने किया था 1 नंबर पे खड़ीपाई से पहले पूर्ण होने वाले, फिर खड़ीपाई के बाद जो बाहर निकलते हैं, तो वो थे खड़ीपाई से पहले पूर्ण होने वाले 22, खड़ीपाई के बाद बाहर निकलने वाले 2। तो अब बात करते हैं नियम नंबर 3 में, जिनमें खड़ीपाई नहीं आती है, बिना खड़ीपाई वाले, वो कितने होंगे? तो हम चर्चा करने से पहले एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। अरे 6, ते, थे, डे और डे, फिर आगे आता है दे, फिर आता है रे, फिर आता है हे। कुल कितने हुए?
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल कितने होते हैं? 9। अब इनकी हम लोग एक बार गिनती करके देख लेते हैं, हमारे पूरे होते हैं, पूर्ण होते हैं या नहीं होते हैं। तो बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले खड़ीपाई के पहले पूर्ण होने वाले 22 और खड़ीपाई के बाहर निकलने वाले 2, 22 और 2 हुए 24। अब 24 प्लस जो बिना खड़ीपाई के हैं वो है 9, 24 प्लस 9 कितने हुए? 33। कुल कितने हुए? 33। और हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 33 ही होते हैं। तो ये 33 का वर्णन आपको समझा रहा हूं, इनका क्या होगा? इनमें से 8 ही है जो बिना खड़ीपाई में लिए जाएंगे, जिनको हम गोल वर्णों के रूप में पढ़ेंगे। 9 में से 1 को हटाएंगे, वो किसको हटाएंगे? रे को। क्यों हटाएंगे? इनका भी कारण बताऊंगा, लेकिन उनसे पहले इन 8 को हटा करके करना क्या है इन 8 का, वो समझते हैं। तो देखिए, रे को हटा करके गोल वर्ण कहा जाएगा, इन बिना खड़ीपाई वालों को गोल वर्ण कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा गोल वर्ण? ये गोल वर्ण होते क्या है? तो कहने का मतलब ये है, जैसे इनका नाम गोल वर्ण क्यों रखा कि ते लिखा, ते के नीचे पेन घुमाने पर हमारे पेन की आकृति गोल के रूप में बनती है। सभी वर्णों को आप देख सकते हो, सभी वर्णों के, तो इसीलिए इनको क्या कहा? गोल वर्ण कहा गया। इनको क्या कहा? गोल वर्ण कहा गया। तो यह है गोल वर्ण। तो गोल वर्ण कितने हैं? 8। कितने? 8। गोल वर्ण 8 ही कहा गया। क्यों? क्योंकि रे गोल नहीं घुमा सकते, इसलिए रे को इन गोल वर्ण से बाहर निकाल दिया। गोल वर्ण कितने हैं? 8। तो 8 गोल वर्णों को आधा करने के लिए एक में से पहले खड़ीपाई से पूर्ण पहले होने वाले 22 में से खड़ीपाई निकाल रहे थे, और खड़ीपाई के बाहर निकलने वाले 2 वर्णों में खड़ीपाई के आगे का आधा हिस्सा मिटा रहे थे। अब इन 8 को क्या करेंगे? 8 को आधा करने के लिए नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विशेष ध्यान रखोगे, इनके नीचे क्या करेंगे? हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब बचा एक रे वर्ण रे। बात करते हैं रेप वर्ण रे के बारे में। रेप वर्ण में रे कितने प्रकार से लिखा जाता है, कहां कहां इसका उपयोग किया जाता है, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। रेप वर्ण के रे के 4 प्रकार है। इनको 4 रूपों में अलग अलग रूप से लिखा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हमने चर्चा की थी खड़ीपाई वाली की। तो खड़ीपाई में रे का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? खड़ीपाई में रे का प्रयोग तिरछी लाइन के रूप में किया जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हम लिखते हैं प्रकाश, तो प्रकाश में पे के नीचे रे तिरछी लाइन के रूप में आता है। अब बात ये बनती है कि ये तिरछी लाइन के रूप में आता है, तो इस रे को पूरा पढ़ेंगे या अधूरा? तो इस रे को हमेशा पूरा ही पढ़ेंगे, यह स्वर सहित ही होता है। और इनसे पहले वाला वर्ण, जैसे कि ये पे है, तो इस पे को हमेशा क्या पढ़ेंगे? अधूरा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, पे के नीचे जो तिरछी लाइन में रे लगा हुआ है, इस रे को पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इस पे को क्या पढ़ेंगे? अधूरा। तो खड़ीपाई पे तिरछी लाइन के रूप में जो रे लगता है वो पूरा होता है, और इनसे पहले वाला वर्ण होता है वो अधूरा होता है। तो एक रे तो ये होता है, आपको समझ में आ गया, यह स्वर सहित और पूरा होता है। अब दूसरा रे ये होता है जो आपके सामने लिखा हुआ होता है, वही पूरा स्वर सहित रे होता है। अब बात करते हैं तीसरे रे के बारे में। तीसरा रे गोल वर्णों के साथ में कैसे लिखा जाएगा। अब बात करते हैं गोल वर्णों के साथ में। तो गोल वर्णों के साथ में रे को हम, जैसे कि गोल वर्ण है टे, और इनके साथ में रे तिरछी लाइन के रूप में ही लिखा जाएगा। किस प्रकार से? जैसे लिखा हमने ट्रक, तो इसमें ये रे तिरछी लाइन के रूप में ही लिखा जाएगा। लेकिन अभी ये ट्रक नहीं बना, ये ट्रक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस टे को हमेशा आधा ही माना जाएगा। जिस प्रकार ये तिरछी लाइन में रे लिखा हुआ है, उसी प्रकार ये रे भी है। तो इनसे पहले वाला वर्ण हमें आधा करना है, और आधा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक हलंत का चिन्ह लगाना होगा। हलंत का चिन्ह किस प्रकार से लगता है? जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, किस प्रकार से कि गोल वर्णों को आधा करने के लिए हलंत के चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ट्रक को अधूरा करने के लिए, इस टे को अधूरा करने के लिए हलंत चिन्ह का प्रयोग किया।
तो ये ट्रक हमारा सही बना। इस प्रकार से गोल वर्णों में इस रे का उपयोग किया जाता है, ये भी स्वर सहित होता है और पूरा रे माना जाता है। एक रे ये माना जाता है, दूसरा ये रे माना जाता है, तीसरा ये। अब चौथा रे कौन सा होता है? चौथा रे होता है वो शिरोरेखा के ऊपर। शिरोरेखा किसे कहते हैं? जो मैंने आपको वर्ण शुरू होने के साथ में ही व्यंजनों के साथ में पढ़ाया था, उसमें बताया था शिरोरेखा क्या होता है, खड़ी पाई क्या होती है, ये मैंने आपको उस समय बताया था। तो उसी शिरोरेखा के ऊपर जो रे खींचा जाता है, ऊपर जो रे लिखा जाता है, वह रे हमेशा अधूरा होता है और उस रे को उस वर्ण से पहले पढ़ते हैं। उस रे को किस वर्ण से पहले पढ़ते हैं? जिस वर्ण के ऊपर होगा उस वर्ण से पहले। जैसे कि हमने लिखा पूर्ण, तो इस आने से पहले इस रे को पढ़ा जाएगा और इस रे को इस वर्ण के बाद में पढ़ा जाएगा और ये ऊपर वाला पहले पढ़ा जाएगा। इस बात से आप परिचित हो चुके हैं। तो अब बात ये करते हैं हम लोग कि रे के 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार आपके सामने रख दिए, आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अभी भी कहीं विद्वान साथियों के मन में, जहन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अगर 4 रे हैं तो इसको क्या कहते हैं? जैसे कि हम लिखते हैं मानो घर, गृह, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये रे नहीं माना जाएगा, इसको रे नहीं कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा है स्वरों में री की मात्रा का पढ़ा था, ये ग्री होगा, ये कभी रे नहीं पढ़ा जाता है। इस बात का भी विशेष आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। तो रे के 4 रूप ही होते हैं। अब रे के 4 रूप हम लोगों ने पढ़े। अब पढ़ेंगे शब्दकोश उपयोग साहित्य के अनुसार वर्णों का किस प्रकार से समावेश किया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। अब उनके बारे में वर्णन करेंगे और शब्दकोश साहित्य पद्धति क्या होती है मैं बताऊंगा आपको। शब्दकोश साहित्य पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे। शब्दकोश साहित्य पद्धति। शब्दकोश साहित्य पद्धति किसे कहते हैं? ये होती क्या है? शब्दकोश साहित्य पद्धति का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। अंग्रेजी, जो हमें आसानी से कोई चीज की पकड़ होती है, जिन्हें हम आसानी से समझ पाते हैं, उन्हीं का उदाहरण लेके हमें समझना चाहिए। तो हम अंग्रेजी की ओर जाते हुए मैं आपको बताऊंगा, जिस प्रकार अंग्रेजी में अल्फाबेट होते हैं, ए सबसे पहला अल्फाबेट वर्ण माना गया है और अंतिम अल्फाबेट वर्ण माना गया है जेड को। तो इसी प्रकार से हिंदी में भी अल्फाबेट के अनुसार शब्दकोश, अल्फाबेट को शब्दकोश साहित्य पद्धति कहते हैं। हिंदी शब्दकोश साहित्य पद्धति अल्फाबेट के अनुसार किस प्रकार से लिखी जाएगी, तो वो लिख करके जिस प्रकार ए से जेड तक अलग अलग वर्णों का वर्गीकरण किया गया, उन्हीं अनुसार हिंदी में भी इनके बारे में, जैसा कि आप सोच रहे हो कि सबसे पहले ए आ ई इस प्रकार स्वरों का होगा और क वर्ग च वर्ग लगातार कंटिन्यू इस प्रकार इनका होगा, तो इस प्रकार नहीं होता है। जैसे शब्दकोश साहित्य पद्धति के अनुसार कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला अनुस्वार, सबसे पहला स्वरों के रूप में अनुस्वार, फिर आता है आगत। क्या आता है? आगत स्वर। आगत स्वर के बाद में आता है विसर्ग। अनुस्वार, आगत, विसर्ग, फिर बाद में निम्नानुसार। ए आ ई बड़ा ई, उ बड़ा उ, री ए आई ओ और औ। विशेष ध्यान रखोगे, स्वरों के रूप में अनुस्वार, आगत, विसर्ग, फिर निम्नानुसार। अब हम व्यंजन की ओर जाते हैं। व्यंजन में सबसे पहला है क वर्ग। क वर्ग में क के तुरंत बाद में से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि से का निर्माण किससे होता है? क से। क से खे, गे गे और अंगे। फिर उसी अनुसार चे वर्ग, तो चे, छे, जे और जे के बाद में आता है गे। क्यों आता है? इसको गे नहीं जे कहते हैं। और क्यों आता है? क्योंकि ये जैसे ही बनता है, गे, जे और हणे। अब आएगा टे वर्ग, टे, ठे, डे, ढे और हणे। फिर आएगा ते, फिर बाद में त्रे। क्यों? क्योंकि ये ते से बनता है, ते, त्रे, थे, दे, दे और ने।
इस प्रकार से यह शब्दकोश साहित्य पद्धति चलेगी। फिर पे वर्ग, पे, फे, बे, भे और में। फिर इसके बाद में क्या आएगा? फिर इसके बाद में आएगा ये अंतस्थ, ये रे, से, ये रे, ले और वे। फिर आएगा उसमें से, फिर बाद में आएगा वो श्री वाला श्रे, श्रे, फिर आएगा षटकोण वाला से, फिर षडक वाला से, फिर अंत में आएगा है। इस प्रकार से शब्दकोश साहित्य पद्धति लिखी जाएगी और ये हमारे पूरे व्यंजन, स्वर और वर्णों का भाग यही समाप्त होता है। और इनके बाद में मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में संधि को लेकर के आऊंगा। संधि के बारे में चर्चा करेंगे। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए। हमारे इन सारी बातों के साथ मैं आप लोगों के सामने साझा करूंगा और इनमें जुड़े रहिए और आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। राम राम।